गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक टर्म दे रखी है e की पावर x अपॉन y। तो इसका जो x अपॉन y है ये तो सेपरेट होगा ही नहीं क्योंकि ये e की पावर में है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम चेक करते हैं क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं बना रहा। होमोजेनियस में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। इसकी डिग्री 1, इसकी 1 और इसकी 2। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस भी नहीं है। अब थर्ड हम चेक करते हैं ये x अलोन या y अलोन तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे e की पावर x अपॉन y आ रहा है। तो इसका मतलब ना तो ये x अलोन हो सकता है ना ही y अलोन हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज़ सेपरेट नहीं हो रही है। तो उसको हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x अपॉन y को t मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, yt। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इसमें x y तो वेरिएबल है ही, साथ में जो t हमने लेट किया है वो भी वेरिएबल ही है। अब हम क्या करेंगे, इसे y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dy क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब देखिए यहाँ से आप dx अपॉन dy निकाल लीजिए। तो ये नीचे चला जाएगा। अब dx अपॉन dy यहाँ रख दीजिए, फाइव dt बाई dy प्लस t इज इक्वल टू, तो x को तो x लेने देंगे यहाँ पर, सॉरी x की जगह रखना था बच्चों yt, यहाँ पे x की जगह रखेंगे yt। तो कितना आ जाएगा, e की पावर t आ जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज, और ये y एज इट इज, और x अपॉन y कितना आ जाएगा, t। अब देखिए ये वाली टर्म हमें d y इंटू डी टी बाई डी वाई प्लस टी इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से y कॉमन ले लीजिए। तो अंदर आएगा t टाइम्स e की पावर t प्लस y अपॉन y इंटू ई की पावर t। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम t को इधर ले जाएंगे। तो ये आएगा y dt बाई डी वाई इज इक्वल टू, t को इधर ले जाएंगे, t टाइम्स e की पावर t प्लस y अपॉन e की पावर t माइनस t। ठीक है, यहाँ t पॉजिटिव का उधर जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा। तो आएगा y dt बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा dy। तो इसका इंटीग्रल आ गया e की पावर d का तो सेम रहेगा इंटीग्रल, और ये y प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे। t हमने किसे माना था बच्चों, x अपॉन y को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो मेथड होता है ये ट्रिकी मेथड होता है, सही है। ट्रिकी मेथड में क्या होता है, जब तीनों कॉन्सेप्ट नहीं लग पाते, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, एक्स अलोन एंड वाई अलोन, उस केस में हम क्या करते हैं, ये चीज़ देखते हैं जो चीज़ सेपरेट नहीं हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होमोजेनियस के हिसाब से ही सॉल्व हुआ है। जैसे होमोजेनियस में स्टेप्स है वैसे ही यहाँ पर भी स्टेप्स हैं, मगर ये फिर भी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें c की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए हमें
y जो है वो -1 दे रखा है और x जो है वो 0 के बराबर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि इसमें वेरिएबल सेपरेट होंगे, होमोजीनियस होगा या x अलोन या y अलोन होगा, या मे बी वो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो। तो ये आएगा x इंटू dx माइनस y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसे इधर ले आइए, तो ये आ गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए, हम यहाँ से डी एक्स को ले लीजिए और यहाँ से डी वाई को ले लीजिए। अब देखिए, अब आप इसे देखेंगे कि जब आप वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, और ये होमोजीनियस भी नहीं है। क्यों? इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। क्लियर है? थर्ड, यहाँ पे x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है, ना ही x और y कॉमन आके एक बार बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये x अलोन y अलोन भी नहीं है। तो ऐसे में बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ सेपरेट नहीं हो रही है। x माइनस वाई जो है वो सेपरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x माइनस वाई को t। अच्छा, x माइनस वाई को हमने t तो मान लिया, यहाँ पर x जो है वो भी वेरिएबल है, y जो है वो भी वेरिएबल है, t जो है वो भी वेरिएबल है। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड्स को, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा माइनस dy बाई डी एक्स और यहाँ जाएगा dt बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इस फॉर्म से डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकाल दूंगा। वो कैसे निकलेगी, इसको इधर ले जाइए, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर यह आएगा माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर, इसको इधर ले आइए आप, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा t प्लस 1 माइनस 1 प्लस टी, तो देखिए 1 से 1 चला गया, क्या आएगा 2t अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, x वाली तो कोई टर्म में नजर आई नहीं रही, तो dx यहाँ अकेला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा t प्लस 1 अपॉन 2t। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए
यहाँ dx तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं और इसको सेपरेट कर देता हूँ। कितना आएगा बच्चों? t अपॉन 2t प्लस 1 अपॉन 2t। क्लियर है? मैंने क्या किया, t के अपॉन 2t रख दिया और 1 के अपॉन 2t रख दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इसका इंटीग्रल क्या आएगा? x, यहाँ पे 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? t, यहाँ पे 1/2 बाहर log t प्लस c। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल सी t की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। आप क्या करिए, 2 एलसीएम लेकर यहाँ पहुँचा दीजिए। सही? चलो मैं अभी बता देता हूँ कैसे। 2 हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा t प्लस log t प्लस 2c। क्लियर है? अब इस 2 को यहाँ ले जाऊँगा तो ये 2 है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ? c लिख सकता हूँ। क्यों? जो कांस्टेंट होता है उसका अगर आप डबल कर दोगे तो भी वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये आ गया 2x इजिकल टू, अब t की वैल्यू रख देते हैं। t हमने क्या माना था? x माइनस वाई। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें निकालना है c की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना है, y को जो है वो पुट करना है -1 और x को क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ लिख दीजिए 0 इजिकल टू 0 प्लस 1 प्लस लॉग 0 प्लस 1 लॉग 1। लॉग 1 कितना होता है? 0 ही होता है। तो c की वैल्यू क्या आ गई? -1। उसको मैं क्या करूँगा बच्चों? यहाँ पर रख दूँगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप क्या करेंगे, c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब आप इसको समझिए कैसे करोगे आप। देखिए, यहाँ पर वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं, आप करके देख लेना। दूसरा, ये होमोजीनियस भी नहीं है। सही? होमोजीनियस में कभी भी ऐसे नहीं आता e की पावर x अपॉन y आ रहा हो या e की पावर y अपॉन x आ रहा हो, तो आप चेक कर सकते हो होमोजीनियस के लिए। अगर अकेला e की पावर x आ गया या अकेला e की पावर y आ गया तो होमोजीनियस नहीं होता है। दूसरा, ना ही अब ये x लोन तो हो नहीं सकता, क्यों? x 3 बार आ रहा है। हाँ, y लोन हो सकता है, क्यों? y सिर्फ यहाँ पर 1 बार आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले चेक कर देखते हैं। y लोन की जो फॉर्म होती है वो बनाने की कोशिश करते हैं। y लोन की फॉर्म क्या होती है बच्चों? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर ये इस फॉर्म में टूट जाता है तो इसका मतलब ये y लोन से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं dx अपॉन dy निकालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये क्या चला जाएगा dy by dx। अब इसको इधर ले जाइए। क्लियर बच्चों?
अब देखो ये इससे कंपेयर हो सकती है ना इक्वेशन, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। अब देखो इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख देना ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p की वैल्यू क्या आएगी 1/√x। q की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्लियर है? अब हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर pdx सॉरी। तो अब देखिए अब देखिए हमें क्या कैसे करना है, ये 1/√x है। इसका मतलब क्या होता है, √x का होता है x की पावर 1/2, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो कैसे करोगे, x की पावर n का क्या फॉलो होता है, x की पावर n+1/n+1, ये आ जाएगा x की पावर 1/2/1/2। तो ये 2 पर चला जाएगा तो आएगा 2√x, ये इंटीग्रल आ गया। सही, ये हमने क्या किया, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर की इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में हमें इक्वेशन 1 ये दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इंटीग्रल फैक्टर वी गेट। तो हम क्या करेंगे, e की पावर 2√x की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ का इंटीग्रल आपको हमेशा पता होता है, वो क्या होगा, IF × y, और यहाँ का इंटीग्रल हमें करना पड़ता है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। क्लियर है? 1/√x का इंटीग्रल हमने अभी किया ही था, क्या आ रहा था, 2√x + c। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और x की वैल्यू π/2। तो अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, आपको साफ दिख रहा है y सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y अलोन हो गया।
तो हम इसे वाई नॉन की फॉर्म से कंपेयर करेंगे। वो क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो p की वैल्यू क्या आएगी, लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p आ जाएगा हमारे पास cot x, और q की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो आएगा 4x इंटू cosec x। अब हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का क्या फॉर्म होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब देखिए cot x का इंटीग्रल होता है log mod sin x। सही, इसमें कांस्टेंट हम नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए e log y किसके बराबर होता है, y के, तो ये sin x आ गया हमारे पास। क्लियर है, ये इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया हमारा sin x। अब हम क्या करेंगे, sin x से दोनों तरफ इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स on multiplying equation 1 with integral factor we get क्या आएगा, sin x into dy by dx plus y cot x into sin x is equal to 4 sin x into x into cosec x। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ का जो इंटीग्रल होगा वो हमेशा क्या होगा, आई एफ इंटू वाई होगा, और यहाँ का इंटीग्रल हम कर लेंगे। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन एक्स से कोसेक एक्स कट जाएगा, ये कितना आएगा 4x dx। तो हम इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ का इंटीग्रल तो पता ही होता है हमें, क्या होता है वो, आई एफ इंटू वाई। अब देखिए x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें दिया है पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y को 0 रख देंगे, ये आ गया 0 इज इक्वल टू, ये भी c, तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। उसको उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, y की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और x की दे रखी है पाई बाई 2। सही, तो y 0 साइन पाई बाई 2, तो 0 ही आ जाएगा तो। और ये 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। इसको इधर ले जाएंगे, पाई स्क्वायर बाई 2। सही, अब ये जो c की वैल्यू इसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y दोनों 0 दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट यही होता है कि हम चेक कर लें कि वो वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके वेरिएबल बड़े आराम से सेपरेट हो रहे हैं। कैसे? ये y वाली टर्म नीचे ले लीजिए और x वाली यहाँ। क्या है 2/e⁻y - 1। यहाँ पर 1 और e⁻y का एलसीएम ले लीजिए। अब इसको ऊपर ले जाइए। अब देखिए इसे आप t मानिए तो ये क्या आएगा -dt हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा -e⁻y dy dt। ये आएगा -dt अपॉन t। क्लियर है? अब देखिए इसको इधर ले जाइए आप। तो अब देखिए 0 किसका इंटीग्रल होता है बच्चों? अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये दोनों लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट हम क्या करते हैं, लॉग में ही प्रेफर करते हैं लेना, क्यों? कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसका इंटीग्रल क्या आएगा log mod t और इसका log mod x + 1। अब देखिए log mod c और यहाँ पे log a + log t का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा log a × b। log से log हट जाएगा तो c = आ जाएगा t × x + 1। अब t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू है 2 - e⁻y। और देखिए ये तो जनरल सॉल्यूशन आया है, हमें निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए हमें x और y की वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखा है 0 और y दे रखा है 0। तो रखिए x को 0 और y को भी 0। e⁻0 कितना हो गया 1, तो c कितना आ गया 1 आ गया। इस c को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब बच्चों देखिए इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। इसमें रहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। देखिए इन्होंने कहा एक विलेज है उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है आपको, सही। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसकी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा नेक्स्ट, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज
20,000। अब वो कहते हैं विलेज की जो पॉपुलेशन है 20,000 थी, कौन से ईयर में? 1999 में, और 25,000 है ईयर 2004 में। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। 2009 में उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको ये तो याद होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा है एक विलेज है, उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब dp/dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन ऑफ द विलेज के। अब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे। ये क्या आएगा? log mod p, और ये क्या आएगा? kt प्लस c। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं टाइम 0। अगर टाइम 0 है तो उस केस में पॉपुलेशन कितनी है? 20,000 है, और जब टाइम 5 है तो पॉपुलेशन कितनी है? 25,000 है। तो अब आपको निकालना है अगर टाइम 10 है, 10 ईयर्स मतलब, तो हमें क्या करना है? पी फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमने बेस ईयर मान लिया 1999, जब पॉपुलेशन है 20,000, इसका मतलब जब t 0 है तो पॉपुलेशन है 20,000। अच्छा 2004, 1999 के हिसाब से 2004 कौन सा ईयर पड़ेगा? 5th ईयर पड़ेगा, मतलब इस वक्त t किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो उस वक्त कितनी पॉपुलेशन है? 25,000 है। तो 2009 यानी कि जब टाइम 10 ईयर्स होगा तब हमें बतानी है पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए केस 1 में हम लेंगे इफ t इज इक्वल टू 0 देन p कितना है? तो p है 24,000 के बराबर। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे log 24,000 इज इक्वल टू k इंटू t कितना है? 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी? log 24,000। क्लियर है बच्चों? अब देखिए केस 2, अगर मैं t5 लेता हूँ तो p कितना है बच्चों? तो उस वक्त p है 25,000 के बराबर। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ किसमें? इक्वेशन 1 में। क्लियर है? यहाँ क्या log mod हटा दीजिए, खुद ही पॉजिटिव है। 25,000 इज इक्वल टू k, t कितना है? 5 प्लस c। क्लियर है? अब c की वैल्यू रख दीजिए। c की वैल्यू क्या निकाली हमने? log ये 20,000 है बच्चों, मैंने 24 लिख दिया गलती से। ये आएगा log 25,000 इज इक्वल टू 5k प्लस log 20,000। इसको इधर ले आइए, log 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k। अब log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला था? log a बाई b। तो ये 5,000 से काट दीजिए, log 5/4 इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1/5 टाइम्स ऑफ log 5/4। तो देखिए हमने क्या किया? c और k दोनों की वैल्यू क्या करी? फाइंड आउट कर ले। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे c कितना है? log 20,000 और k कितना है? 1/5 टाइम्स ऑफ log 5/4। अब देखिए अभी इन्होंने कहा अगर मैं t की वैल्यू 10 लेता हूँ तो उस वक्त हमें क्या करनी है? पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है क्या होगी।
फॉर द पॉपुलेशन इन 2009 पुट सी की जगह क्या लगाएंगे हम, लॉग 20,000 और के की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, 1/5 टाइम्स ऑफ लॉग 5/4 और टी की जगह क्या लगाएंगे 10 years। तो यहाँ रख दीजिए लॉग मॉड पी इज इक्वल टू के की जगह क्या लगाएंगे 1/5 टाइम्स लॉग 5/4 और टी की जगह 10, सी की जगह लॉग 20,000। क्लियर है? तो लॉग पी, अब देखिए ये से कट जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ आएगा 2 ट्वाइस ऑफ लॉग 5/4 प्लस लॉग 20,000। अब देखिए n log a किसके बराबर होता है, वो होता है log a की पावर n log a, ये पूरा a log p इज इक्वल टू, अब देखिए log a प्लस log b का क्या फॉर्म होता है, log a b। तो अब देखिए ये कितने से जाएगा, 20,000 को 16 से डिवाइड करिए, 16 में 16 4 0 2 जा 32 8 0 5 जा 80 और फिर 0। तो log p इज इक्वल टू log 25 इंटू 1250। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आ रहा है शायद 31250। सही, तो log से log कैंसिल हो जाएगा तो p कितना आ जाएगा 31250। इसका मतलब 31,250 वो क्या होगी, पॉपुलेशन होगी इन 2009। 2009 का मतलब क्या हुआ, आफ्टर 10 years। देखिए इसमें हमने बेस ईयर कैसे माना था, इन्होंने 1999 में पॉपुलेशन 20,000 थी तो इसको बेस ईयर मान लिया, मतलब यहाँ से हम टाइम काउंट कर रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0 तो p इतनी है। इन 2004 t कितना होगा, इसका 5 होगा तो इस वक्त पॉपुलेशन कितनी है 25,000 है। इन 2009 में टाइम कितना होगा 10 ईयर्स होगा, हमने इसको बेस ईयर माना है तो इसमें t इज इक्वल टू 0 होगा, इसके हिसाब से ये t इज इक्वल टू 5 होगा और इसके हिसाब से ये t इज इक्वल टू 10 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या है, इसमें लिखा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप पहले क्या करिए, वही वेरिएबल सेपरेबल की कोशिश करिए, y अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाइए तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब देखिए ये यहीं रहेगा, x नीचे आ जाएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड का, यहाँ का इंटीग्रल क्या आएगा log x। अच्छा दोनों तरफ से log आ रहा है तो कांस्टेंट भी हम log में ही ले लेंगे। log a प्लस log b किसका फॉर्म होता है, log a b का, तो log से log हटा लीजिए तो x c किसके बराबर आ गया y।
तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 काफी इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं आपसे। सेवनटीन में तो आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये y अलोन है। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इंटीग्रल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं बच्चों, वो होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p1 dy। तो ये आ गया p1y आ गया, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इससे इंटीग्रल फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ का इंटीग्रल हमेशा हमें पता होता है, वो क्या होता है, आई एफ इंटू वाई, सॉरी आई एफ इंटू एक्स, और यहाँ का इंटीग्रल हम कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। P1, अच्छा यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रल तो हमें पता ही नहीं। P1 उन्होंने बोला कि कोई कांस्टेंट है, तो अब देखिए कौन सा कांस्टेंट लगाना भूल गया इसमें। तो ये देख लीजिए बच्चों किससे मैच कर रहे हैं। ये जो सी से मैच कर रहा है, तो सी इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए इसके वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं बच्चों, दूसरा होमोजीनियस भी नहीं है, तीसरा हम देखेंगे एक्स लोन है या वाई लोन है। वाई लोन लग रहा है कि वो सिर्फ वाई एक बार आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि वाई लोन से कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इसको उधर ले जाता हूँ, अब ये dx नीचे आ जाएगा और e की पावर x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। इसको इधर ले आइए, तो देखिए ये कंपेयर हो जाएगा किससे, y अलोन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्लियर है बच्चों? अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, p यहाँ जाएगा 1 के बराबर।
अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो यहाँ पे p कितना आ रहा है 1, तो e की पावर x जो है वो इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को e की पावर x मतलब इंटीग्रल फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें, e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा। यहाँ का इंटीग्रल हमेशा आपको पता होता है, क्या होता है वो if इंटू वाई, और सिर्फ हमें यहाँ का इंटीग्रल करना होता है। क्या होगा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये भी सी ऑप्शन है।